नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे। आज की इस क्लास में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एंड नेट, जेआरएफ, आरपीएससी आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उसके पाठ्यक्रम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में द्विवेदी युग को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। द्विवेदी युग, इसके पहले हमने भारतेंदु युग को क्वेश्चन को कर लिया है। द्विवेदी युग की भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन उसमें एक मिस्टेक ये हो गई है कि उसका साउंड जो है वो ऑफ हो गया था और कमेंट के बाद में मुझे पता चला कि उसका साउंड ऑफ हो गया है। तो उस वीडियो को मैं दोबारा अपलोड करूँगी और समय निकाल करके उस पहले पार्ट को मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड करके आप तक ज़रूर भेजूँगी। अभी जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ कि 7000 प्रश्नों की ये समाधान सीरीज चल रही है और समाधान सीरीज का ये द्विवेदी युग का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम 50 प्रश्न अभी तक कर चुके हैं। 51 नंबर के प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और इसके पहले सोमवार से शनिवार रात्रि 9 बजे ये क्लासेस जो हो रही हैं, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी में हमने हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन, उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे, आदिकाल के सभी पार्ट, भक्तिकाल के सभी पार्ट, रीतिकाल के सभी पार्ट, और अब हम आधुनिक काल पे द्विवेदी युग पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या इन सभी परीक्षाओं संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 1 लाइनर आंसर आपको दिए जाते हैं यहाँ पर, और संभावित जितना भी ज़्यादा प्रश्न है वो यहाँ पर लेने की कोशिश की जाती है। साथ ही उस क्वेश्चन की जो भी एक संक्षिप्त व्याख्या हो सकती है जो बहुत ज़रूरी होती है, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी व्याख्या भी की जाती है। तो यहाँ पर हम अभी जो क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं वो द्विवेदी युग के क्वेश्चंस को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो इसके पहले कि आप वीडियो को, इसकी बुक जो लिखी है ये मेरा पहला प्रयास है और इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये सभी पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए दिए हैं, जिसमें कि अभी तक के जो भी वीडियोज हो चुके हैं उन सब का एक उद्देश्य ये रहा है कि आप तक कोई भी गलत आंसर ना पहुँचे। इसके लिए हमने ये भी कह रखा है सबसे कि जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से और कभी कभी जल्दबाजी की वजह से या कभी कभी कोई मानवीय भूल की वजह से कोई गलत उत्तर अगर आप तक जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। हम जो है चाहते हैं कि किसी भी सूरत में आप तक कोई गलत उत्तर ना जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई मानवीय भूल होती है तो उसके लिए भूल सुधार अगली वीडियो में हम ज़रूर कर देते हैं। फिलहाल अभी हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष, इसके पहले की क्लास में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम यहाँ पर ले रहे हैं, यानी कि कई बार आ चुका होता है जब क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो जाता है। फिलहाल हम इसके सही उत्तर को सीधे लेते हैं। सही उत्तर हमारा जो है वो है 1914, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1914 में प्रिय प्रवास प्रकाशित हुआ था। इसके सर्ग भी पूछे जाते हैं जिनमें कि 17 सर्ग हैं, इसे भी ध्यान रखना है। राइटर इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ये द्विवेदी युग की रचना है और दूसरी चीज़ ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इतनी चीज़ें यहाँ पर हैं। इन सब चीज़ों में से कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है परीक्षा में। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया है। उनके किस काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है हम सीधे लेंगे। आपने अभी तक क्वेश्चन के आंसर को टाइप कर लिया होगा अगर लाइव सेशन में है तो, या बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेशन में भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर को टाइप कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है उसे सीधे लेंगे। सही उत्तर है प्रिय प्रवास रचना ए ऑप्शन, हरिऔध की रचना है ये और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया, सी क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। ये शुक्ल जी ने उनके किस काव्य के लिए कहा है? आप देख रहे हैं संकल्प एकेडमी चैनल पर समाधान सीरीज के अंतर्गत द्विवेदी युग के क्वेश्चंस को, और इसमें
बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही छानबीन करके अच्छे से संकलन किया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को इसमें मुख्य आधार बनाया गया है। उनके आधार पर जो भी प्रश्न किसी भी ग्रंथ के लिए, किसी भी रचना के लिए, किसी भी कवि के लिए जो विशेषता पूछे जाते हैं, उन्हें यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है। तो ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, इसमें जो सही उत्तर है वो है प्रिय प्रवास, यानी कि डी ऑप्शन। प्रिय प्रवास के लिए शुक्ल जी ने ये लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया, सी क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी उपाध्याय जी से संबंधित है। उपाध्याय जी के वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। इनकी जो आप जान लीजिए, जो भी द्विवेदी युग के मुख्य कवि हैं, भारतीय युग के मुख्य कवि हैं, प्रमुख कवियों में जो आते हैं, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके प्रकाशन वर्ष भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1941, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो भी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, या भारतीय युग के प्रमुख कवि हैं, या छायावाद के प्रमुख कवि हैं, खासकर किसी भी युग के या किसी भी वाद के कोई भी प्रमुख कवि हैं, तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष आपको एक जगह नोट डाउन करने चाहिए और उसके आधार पर उनको उन क्रम से याद कर लेना चाहिए। कभी कभी नेट के एग्जाम में क्रम से रचनाएं आती हैं, इसलिए उनके सन याद होने चाहिए। दूसरी चीज़, टीजीटी पीजीटी एलटी के एग्जाम में एक ही रचना का प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है या पूछा जाता रहा है, तो ऐसी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष आपको याद होने चाहिए जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला है, नागरी प्रचारी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा कविता किसकी है? इसका जो सही उत्तर है, सीधे हम सही उत्तर लेते हैं। आप जानते हैं चारों विकल्पों को नहीं पढ़ते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में एक विकल्प दो बार दिया गया होता है, लेकिन हम क्योंकि सही उत्तर को ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो विकल्प नोट डाउन है हम उन्हीं को लेते हैं। इसके लिए ये प्रिंटिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, जो कि कई बार एक ही ऑप्शन दो बार छप जाता है, उसको आप नज़रअंदाज करें। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है, नागरी प्रचारी पत्रिका में जो ये नागरी तेरी ये दशा कविता प्रकाशित हुई थी, ये किसकी है? तो ये है द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अयोध्या का विलाप कविता किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? इसका जो सही उत्तर है, इसे लेंगे। अयोध्या का विलाप कविता किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो आप जानते हैं द्विवेदी युग में जो भाषा थी वो खड़ी बोली और ब्रज दोनों ही चल रही थी, लेकिन काव्य के रूप में खड़ी बोली को अधिक मान्यता थी। तो चलिए इसका हम सही उत्तर लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रज भाषा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस युग में सिर्फ खड़ी बोली में ही काव्य रचा गया है, इसमें भी ब्रजभाषा की कविताएं मिलती हैं। तो अयोध्या का विलाप नामक कविता जो है वो द्विवेदी जी की रचना है और ये ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वर्णों का व्यवहार पहल किसने किया था? संस्कृत वर्णों का व्यवहार ब्रजभाषा पद के लिए किसने किया था? इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, सरयू प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वैसे तो मेरा मानना है ये प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर सभी को लगभग आता है, खासकर जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या कंपटीशन हिंदी से जुड़े हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी वनडे एग्जाम में, तो वो इस क्वेश्चन को बखूबी जानते हैं, क्योंकि हाई स्कूल इंटर के पैटर्न पर भी ये रहा था
रहा है और इसलिए सबको पता है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश ना रहे आपके किसी भी क्वेश्चन को गलत करने में, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। क्योंकि पीजीटी 2005 में, 2004 में, 2002 में, टीजीटी 2001 में, यहाँ पर इससे भी कई गुना मतलब कई ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है झंकार में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, वेणु वेणु लो गूंजे धरा, रचना है वेणु लो गूंजे धरा के रचयिता पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए, यहाँ पर लिखा है साथ में लाए भी हो सकता है, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त। बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, इन पंक्तियों के रचयिता? ये सब द्विवेदी युगीन कविता की पंक्तियां हैं और इसमें से जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। 62 नंबर का जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, पंक्ति किसकी है? इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीधर पाठक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, कानन कुसुम किसकी रचना है? कानन कुसुम के रचनाकार पूछा जा रहा है, जिसका कि सही उत्तर है मुकुटधर पांडे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता रखता है, वह कौन सा है? गुप्त जी का वह काव्य पूछा जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता भी रखता है, वो काव्य कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत भारती। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत भारती के विषय में कल हमने काफ़ी डीप चर्चा की थी और पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, उस वीडियो में जो साउंड है वो म्यूट हो गया था, इसके कारण आपके पास उसकी वॉइस नहीं पहुँच रही है। क्वेश्चन सिर्फ टिक लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसके लिए मैं उस वीडियो को नेक्स्ट टाइम फिर से रिकॉर्ड करके अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो इनकी रचनाओं को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर लगाना है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को। तो इसमें जो पहली रचना होगी, हम फिलहाल सही उत्तर लेते हैं, पहले सारी रचनाओं को पढ़ देते हैं। आपको अगर पता है तो आप अपने आंसर को पहले यहाँ पर चेक कर लीजिए। साकेत, भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग, इनमें से कौन सी रचना पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी? तो यहाँ पर हम सही उत्तर सीधे लेंगे। सही उत्तर है सी ऑप्शन, पहले हेमंत आएगी, फिर रंग में भंग है, फिर भारत भारती है और फिर साकेत है। तो हेमंत का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1905। हेमंत रचना जो है 1905 में प्रकाशित हुई है और रंग में भंग जो है वो 1909 में प्रकाशित हुई है। और भारत भारती का प्रकाशन वर्ष बहुत बार पूछा गया है, इसे आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लें। ये 1912 में प्रकाशित हुई है और साकेत 1931 में प्रकाशित हुई है। तो इस प्रकार से ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, इनमें से कौन है जो कि द्विवेदी युग में जिन्होंने बढ़िया से गीत रचे हैं, प्रगीतकार माने जाते हैं, कौन है वो? तो इसमें जो है वो ऑप्शन सही है सी मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, छायावाद युग का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? छायावाद युग का जो पूर्वाभास मिला वो किस कवि की रचनाओं में मिला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुकुटधर पांडे। ये छायावाद से संबंधित प्रश्न यहाँ पर इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मुकुटधर पांडे जो हैं वो द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं और इनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट होता है। यहाँ तक कि छायावाद शब्द का भी प्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया है।
अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? इसमें देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न यहाँ पर तैयार हो जाते हैं।